औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। हम लोग 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज के अंदर हमने सबसे पहले एमसीक्यूज़ किए और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिनमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस लेक्चर के अंदर करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग 9 क्वेश्चन होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होती है, या आप कह सकते हैं कि मेटल जितना यानी कि डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो जो डाउन द ग्रुप मेटल होंगे वो बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो उसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इन दिस वे द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं जो एटम के साइजेज हैं वो क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है और जो वैलेंस शेल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना यानी कि आसान से आसान होता जा रहा है। तो इस वजह से यानी कि जितना आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो जाहिर है कि उनकी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है क्या होगी, वो बढ़ेगी। ज़ाहिर है जो रिएक्टिविटी होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने या गेन करने से होती है। अब अगर एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है तो ये उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। बेसिकली वो क्या कर रहा होगा, रिएक्शन कर रहा होगा। जब रिएक्शन करेगा तो तभी इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करेगा ना। तो इस तरह जो मेटल्स हैं बेसिकली डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो उनकी जो एटॉमिक साइज हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं और जो वैलेंस शेल है उनका वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो भी बढ़ जाता है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जाहिर है जब सॉलिड मेटल सॉलिड की फॉर्म में होंगे तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई होंगे। एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट मेटल हैं जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्लाइटली कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। आगे सेकंड हमारे पास है, दे पोजेसेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। बेसिकली ये जो क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेटेलिक जॉग बनाते हैं। इसके अलावा इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। आगे थर्ड है, दे आर मेलिएबल डुक्टाइल एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। ये मेलिएबल होते हैं यानी इनको हम हैमर्ड करके शीट्स के अंदर ड्रॉन कर सकते हैं। आगे डुक्टाइल यानी कि इनको हम वायर के अंदर ड्रॉन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि जो हमारे पास गोल्ड होता है, गोल्ड का अगर आप 1 ग्राम लें तो उसको 1.5 किलोमीटर तक उसकी एक लंबी वायर बना सकते हैं। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। जब मेटल्स को हिट किया जाता है, इनके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक वॉइस प्रोड्यूस करते हैं या एक आप कह सकते हैं टोन प्रोड्यूस करते हैं। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट बड़ी जल्दी पास आउट हो जाती है। आगे पांचवा है, दे हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बेसिकली ये इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। ठीक है, एज अ वॉल्यूम के कंपैरिजन में इनके वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखें तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और इसके अलावा जो है ना ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अलावा क्योंकि सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। जो नाइट्रोजन है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर जाती है, इसका क्या रीज़न है। बेसिकली नाइट्रोजन अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये हम ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका रीज़न भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि अल्कली मेटल जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो कम है। जबकि जो अल्कली मेटल है वो बड़े जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से वहाँ पर रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने अब क्वेश्चन किया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन कर जाते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो बेसिकली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो क्या होते हैं, यानी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एज कंपैरिजन टू अल्कली मेटल, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी कि ये जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और दूसरी साइड पे जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है,
उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या है कि जब ये रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन के साथ तो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड्स बनेंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन एज मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है ये, जब सी मैग्नीशियम सॉलिड नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएगा। और मैग्नीशियम नाइट्राइड आप देखें ये इसका फार्मूला है मैग्नीशियम नाइट्राइड का। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें तो नाइट्रोजन के ऊपर -3 है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। तो यहाँ पे जब नेट चार्जेस जो है क्या है वो इक्वल हैं, +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6। इस तरह चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं एक पूरे कंपाउंड के ऊपर। तो नाइट्राइड जो होते हैं बेसिकली उनके ऊपर -3 चार्ज होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन द फर्स्ट वन। मैग्नीशियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपैरिजन टू इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या रीज़न है, बेसिकली मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो उसकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो उसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जाहिर है जब पहला इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम निकालेंगे तो हम कम एनर्जी देंगे, जबकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसकी वैलेंस शेल से तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका क्या रीज़न है, द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्राम द मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब क्या है कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये मैग्नीशियम मेटल है, जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम +1 के अंदर कन्वर्ट होगा, या सिंपल जो है ना इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो अब क्या है कि अब आपने जो है ना सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, सही है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि अब इसके पास मैग्नीशियम +1 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है और जिसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियस जो है ना वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब जो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मैग्नीशियम +1 के जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो इस वजह से क्या है कि मैग्नीशियम की जो है ना वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। इसी तरह ऐसे मेटल जिनके जो है ना वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि होती है, फिर उसके बाद सेकंड जो होती है वो हाई होती है और जो थर्ड होती है वो उससे भी ज़्यादा हाई होती है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रुप 2A मेटल्स। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनको हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 1A है, ये अल्कली मेटल है, और जो ग्रुप 2A है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके अलावा जो ग्रुप 3A है हमारे पास वो एल्यूमिनियम से शुरू होता, बोरान से शुरू होता है, बोरान एल्यूमिनियम। और उसके बाद जो ग्रुप 4A है वो कार्बन से स्टार्ट होता है, और जो ग्रुप 5A है वो आगे हमारे पास फास्फोरस से स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस से। उसके बाद जो ग्रुप 6A है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन सल्फर, और ग्रुप 7A हैलोजन्स है हमारे पास, और लास्ट हमारे पास नोबल गैसेज हैं। अब जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी के अंदर जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं बेसिकली उनको रखा गया है, वो उनको हम सबको जो है ना ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप 1B, ग्रुप 2B, ग्रुप 3B, इस तरह। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है ग्रुप 2A मेटल्स। ग्रुप 2A मेटल्स का मतलब क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम है, ठीक है। तो ग्रुप 2A आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड देयर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एज। बेसिकली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ लेस रिएक्टिव हैं, या ऑक्सीजन के साथ जो है ना वो रिएक्शन जो करते हैं वो उनका रिएक्शन कैसा है ऑक्सीजन के साथ। तो आंसर क्या है कि जो ग्रुप 2A मेटल्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं एंड दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड देयर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एज। बेसिकली जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका रिएक्शन स्लो होता है, यानी कि डायरेक्टली अगर आप रिएक्शन करवाते हैं इनका ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि आपको यानी कि हीट करना पड़ेगा रिएक्टेंट को। जब आप हीट करेंगे तो तभी जो है ना ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो हमारे पास ऑक्साइड्स कौन से बनेंगे, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जिसमें जो है ना मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2। ऑक्सीजन के ऊपर जब भी -2 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। आगे 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हमारे पास शायद लेक्चर था कोई इस चैप्टर का
तीसरा या चौथा लेक्चर था, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब एक मेटल जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इतनी ज़्यादा होगी। और दूसरी साइड पे आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी है कि वहाँ वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो जो एनर्जी देते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा आयनाइजेशन एनर्जी इतनी कम होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होगी। और अगर वहाँ से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो, मुश्किल हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी और वो मेटल उतना ही लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। Ionization energy and electropositivity are inversely proportional to each other. Small sized atom with high nuclear charge have high ionization energy values. ऐसे एटम जिनकी साइजेस क्या हैं, स्मॉल हैं, तो उनके न्यूक्लियर चार्जेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस वजह से जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ से उनको निकालना मुश्किल होता है। हमें क्या होती है, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी होती है, हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, तो उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इन दिस वे एटम हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह ऐसे एटम जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती हैं तो क्या होती है, उनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो उनका कम होता है। एंड वाइस वर्सा मीन्स कि इसका उल्ट भी है। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे पास, अच्छा ये आगे मेटालिक करैक्टर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली मेटालिक करैक्टर हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं कि कोई भी मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके अंदर मेटालिक करैक्टर इतना ज़्यादा होगा। तो मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक ही बात है। आगे नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका क्या रीज़न है? जब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटम की साइजेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है कॉन्टीन्यूसली। उसका रीज़न क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे होते पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं वो एक ही शेल के अंदर बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे होते। क्योंकि एटम का जो साइज़ है वो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से बढ़ता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे होते, सिर्फ क्या हो रहे हैं कि जो एक ही शेल चल रहा होता है उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, और साथ ही न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सारे जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है, और क्या होता है यानी कि एटम श्रिंक हो जाता है, उसका उसका जो साइज़ है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब साइज़ कम होता जाता है तो जाहिर है वहाँ से यानी कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और रिजल्ट में क्या होता है कि उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है या जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Because atomic sizes decreases due to increase of nuclear charge, due to which the ionization energy increases and electropositivity decreases. आगे 8वां क्वेश्चन है, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो एक एटम के न्यूक्लियर चार्ज और साइज पे कैसे डिपेंड करती है। आंसर क्या है, इफ साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जाहिर है कि जब एक एटम का साइज क्या होगा, कम होगा, तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी वो डिक्रीज होगी। यही चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस की है। एंड वाइस वर्सा का मतलब यही है कि जब क्या है कि एटम का साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और इस तरह मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा जो कि पीरियड ग्रुप के अंदर होता है। आगे 9th क्वेश्चन है, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, जो सेकंड ग्रुप के जो मेटल हैं, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, हाई होती हैं, ठीक है, ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, एज़ कंपेरिजन टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स के मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती हैं, उसका क्या रीज़न है। तो आंसर क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ड्यू टू विच they have 2 ionization energies where second ionization energy is higher than first one।
बेसिकली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो क्या होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है उनकी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट वन। जबकि अल्कली मेटल्स में आप देखें तो अल्कली मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो लूज़ कर देते हैं और एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। दूसरा रीज़न क्या है, आल्सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लेसर साइज एज कम्पेरिजन टू अल्कली मेटल। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि पीरियड के अंदर मूव करें तो साइज़ कम होता है, तो जाहिर है कि जब आप अल्कली मेटल्स को देख रहे हैं तो अल्कली मेटल से आगे पीरियड में मूव करेंगे तो तभी अल्कलाइन अर्थ मेटल आएंगे ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बेसिकली क्या हो गया, फिर उनकी साइजेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं पीरियड के अंदर, तो एज कम्पेरिजन टू अल्कली मेटल। जब उनकी साइजेस कम हो रहे हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, फिर हाई होंगी एज कम्पेरिजन टू अल्कली मेटल। सो ड्यू टू विच दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एज कम्पेरिजन टू अल्कली मेटल, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज, यहाँ पे हाई भी ऐड कर लें, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एज कम्पेरिजन टू अल्कली मेटल। ये 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। 9 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।